गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल GR स्टडी हब में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद किस संस्कृति का उद्भव हुआ था, उसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की है। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आज उसी क्रम में डेली टू डेली आगे बढ़ते हुए वैदिक सभ्यता की आज भौगोलिक संरचनाएं और किस प्रकार से आर्यों को भारत में किन जातियों के साथ संघर्ष करना पड़ा, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम आज शुरू करेंगे जनजातीय संघर्ष। जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो उस समय किन किन जातियों के साथ संघर्ष करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, इस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। लिखते जाए आप साथ ही साथ। ऋग्वैदिक काल में इंद्र द्वारा आर्यों के विपक्षों को बार बार परास्त किया है। ये इंद्र कौन था? ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ दुर्गों को तोड़ने वाला। ये इंद्र आर्यों का मुख्य देवता था। इंद्र आर्यों का मुख्य देवता है। आर्यों का भारत में विकसित होने का प्रमुख कारण अश्वचलित रथ, कवच व अन्य अस्त्र थे। यानी जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो इन जनजातियों से संघर्ष करना पड़ा। तो ऋग्वैदिक काल में ये उल्लेखित किया गया है कि इंद्र ने जब आर्यों के जो विपक्षी थे या जिनसे संघर्ष करना पड़ा, उनको उन्होंने बार बार परास्त किया। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर एक संशयजनक स्थिति है कि भारत में कहीं दुर्ग के अवशेष मिलते नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं जब आर्य अफगानिस्तान से प्रवेश किए तो शायद वहां पर ऐसे दुर्ग निर्मित होंगे। तो उन्होंने उनको तोड़ने वाला कौन है? पुरंदर। और पुरंदर की संज्ञा किसने दी? इंद्र को। इंद्र आर्यों का मुख्य देवता था तथा आर्यों का भारत में विकसित होने का प्रमुख कारण है, मैंने आपको कल भी बताया था, कि अश्वचलित रथ, कवच और अन्य अस्त्र। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
अब हम आगे बढ़ेंगे कि वैदिक आर्यों को दो प्रकार से संघर्ष का सामना करना पड़ा। वैदिक कालीन आर्यों को दो प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसमें पहला है, वैदिक काल में आर्यों को दो प्रकार से संघर्ष का सामना करना पड़ा है, जिसमें पहला है आर्यजन, पूर्व आर्यजन, और दूसरा उनके सामने स्वयं के लोगों से। जब भारत में इनका आगमन हुआ है तब वैदिककालीन आर्यों को दो प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ा है, जिसमें पहला है पूर्व आर्यजन, यानी जब वो आए थे उससे पहले वहां जो आर्य आए हुए थे उनका सामना करना पड़ा, और दूसरा जो उनके खुद के कुछ लोग थे जिन्होंने विद्रोह वगैरह किया होगा, तो इन्होंने दो प्रकार के लोगों का सामना करना सीखा है। फिर इसमें आर्यों के 5 कबीले, आर्यों के 5 कबीले थे, जिन्हें पंचाजन कहते हैं। आर्य के जो 5 कबीले हमारे सामने आते हैं उनको हम पंचाजन कहते हैं। उसके बाद भारत में त्रिशु, इसमें भरत और त्रिशु नामक दो समुदाय थे, अतः इनमें प्रमुख पुरोहित होता था। इन्हें उस समय 5 कबीले जिन्हें हम पंचाजन कहते हैं, और उसमें भरत और त्रिशु नामक के 2 समुदाय हैं तथा इसमें प्रमुख जो होता था वो पुरोहित होता, जो दोनों में प्रमुख होता था। तो वैदिक काल में किन किन लोगों से उनको सामना करना, एक तो पूर्व आर्य थे और दूसरे स्वयं के लोगों से 5 कबीले थे जिन्हें हम पंचाजन कहते हैं। उसमें आगे भरत और त्रिशु नामक 2 समुदाय रहते हैं तथा इन समुदाय में पुरोहित प्रमुख था। और पुरोहित कौन था? पुरोहित वशिष्ठ प्रमुख था। ये पुरोहित वशिष्ठ प्रमुख था। इसी आधार पर आगे चलकर इस देश का नाम भरत के नाम से भारतवर्ष होता है। यानी उसमें भरत और त्रिशु नामक 2 समुदाय थे और इसमें जो प्रमुख रूप से जो पुरोहित था वो वशिष्ठ था, और इसका समर्थक चलकर इस देश का नाम भी भरत का जो कुल है उनके आधार पर भारतवर्ष हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
इसमें फिर आगे आएगा कि भारत का नाम भारत के वंश के आधार पर या इनके कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ता है। ये चीजें काफी बार पूछी गई हैं कि भारत का नामकरण किस वंश के आधार पर हुआ था, तो हमें ध्यान रखना है। हम भारत के वंशज हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं, उसमें भारत के सामने उस समय 10 राजा विरोधी थे। जब भारत का शासन था उस समय भारत के सामने 10 राजाओं का विरोध था, जिसमें से 5 आर्यजनों के प्रधान और शेष उत्तर आर्य, जिसमें से 5 आर्यजन के प्रधान तथा 5 पुत्र आर्य जन थे। यानी उस समय भारत के सामने 10 राजा विरोधी थे, तो जिसमें से 5 थे आर्यजन और 5 पुत्र आर्यजन। आपको पूछ लिया जाएगा कि 10 तरह के युद्ध में कौन कौन थे, तो 10 तरह के यही 10 तरह के युद्ध है। इसमें 5 आर्यजन और 5 उत्तर आर्यजन है, कुल मिला के 10। और उस समय जो उसका सामना करने वाला था वो अकेला भरत था। भरत और इन 10 राजाओं के बीच भरत और इन 10 राजाओं के बीच युद्ध होता है। यह युद्ध पौरुषणी नदी के किनारे होता है तथा यह नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हासिल होती है। यानी ये जो 5 आर्यजन और 5 उत्तर आर्यजन के मध्य जो युद्ध हुआ है उसे हम 10 राज्य युद्ध कहते हैं। इसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। भरत के सामने 10 राजा थे। कौन कौन से आपको पूछ लिया जाएगा कि भरत वंश के सामने कुल कितने राजा थे, तो 10 राजा थे। 10 राजाओं में कौन कौन से, 1 2 5 राजा थे वो आर्यजन थे और दूसरे 5 थे वो उत्तर आर्यजन। इसमें इस युद्ध को हम 10 तरह के युद्ध कहते हैं। भरत के इन 10 राजाओं के मध्य जब युद्ध होता है तो ये युद्ध कहां पर होता है, पौरुषणी नदी है, जो जिसका वर्तमान में नाम रावी नदी है। पौरुषणी नदी के किनारे पर ये युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हासिल होती है। और इस प्रकार भारत में इनकी सत्ता स्थापित होती है। इस प्रकार भारत में आर्यों का स्थापित होती है। क्योंकि युद्ध होना तो स्वाभाविक है। जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं और वहां पर उन चीजों का अधिकार करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या जबरदस्ती उन चीजों को अपना मानते, तब युद्ध होना संभव है। तो युद्ध 10 राजाओं के मध्य हुआ, अकेला भरत था। उसमें इस युद्ध के जीतने के वजह आपको मैंने बता दिए कि जो आर्य थे उनके सामने अश्वचलित रथ थे। एक तो पैदल सेना आती है और एक अश्वचलित सेना आती है। तो अश्वचलित सेना के सामने पैदल सेना टिक नहीं पाती है। फिर उनके जो पैदल सैनिक थे उनके पास भी धातु के बने हुए कवच थे, क्योंकि आर्य धातु से परिचित थे। और उसके बाद इनके पास अस्त्र थे जिनके माध्यम से आसानी से वो युद्ध
या किसी राजा को परास्त करने में उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो ये युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा कि ये दसहरा के युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो आपको दो नाम दिया जाएगा, एक पोरुषणी नदी और एक रवि नदी। तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी, फिर चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि सिर्फ पोरुषणी नदी करके आ गए तो भी आपका गलत है, सिर्फ रवि नदी करके आ गए तो भी आपका गलत है। आपको ए और बी दोनों ऑप्शन पता नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है। इसका जो पोरुषणी है ये प्राचीन नाम है और ये रावी नदी है ये वर्तमान नाम। आपको दोनों में कंफ्यूज करेंगे एग्जामिनर, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बनाने का तरीका है, जो भी पैटर्न है वो पूरा बदल चुका है। आपको अपने ही ज्ञान में वो उलझाएंगे। तो आपको अपने ज्ञान में उलझना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है, और आप जो चीजें मैं यहाँ बोर्ड पे बता रहा हूँ बिल्कुल ही परीक्षा उपयोगी चीजें बता रहा हूँ, फालतू का मैं आपका टाइम वेस्ट कर नहीं रहा हूँ। तो आप इन वीडियो को आप अंत तक देखते जाएं, मैं क्या क्या बता रहा हूँ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो रिट कांस्टेबल पटवार आरएस और एसआई में जो आने वाले हैं उसमें वैदिक सभ्यता में से अधिकांश क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं। तो इस बार एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं हम। जनजातीय संघर्ष, भारत के सामने कुल कितने राजा थे? 10। उसमें से कौन कौन थे? 5 आर्यजन और 5 उत्तर आर्यजन। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? दसहरा के युद्ध। इसमें ये युद्ध कहां पे होता है? पोरुषणी नदी के किनारे पर। इस नदी का वर्तमान में क्या नाम है? रावी नदी। इस युद्ध में कौन विजय हासिल करता है? राजा सुदास। और इस प्रकार से भारत में जो आर्य की सत्ता स्थापित होती है वो इस प्रकार के संघर्ष के साथ आर्य की सत्ता स्थापित होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उन लोगों की भौगोलिक स्थिति क्या थी, लोगों का क्या रहन सहन था, किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे, कैसे उनके पास साधन थे, वो सारी चर्चा हम भौगोलिक स्थिति में करेंगे। ऋग्वैदिक, साथ साथ आप लिखते जाइए। ऋग्वैदिक, आर्य, आरा वाला, पहिया का उपयोग करते थे। यानी ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो आरा वाले पहिए का उपयोग करते थे। ये कहां पर? एक जगह है कॉक्सेस नामक स्थान से ये 2300 ईसा पूर्व में मिला था। यानी आर्य इस पहिए का उपयोग करते थे और इस पहिया का सबसे पहले प्रमाण हमें कॉक्सेस नामक स्थान पर 2300 ईसा पूर्व में मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वैदिक आर्य खेती की जानकारी हासिल थी। शायद वो इसे चारा या घास उत्पन्न करने के लिए करते थे। मतलब जो आर्य थे वो उनका जो मुख्य व्यवसाय था, जो शुरू में उनका पशुपालन था। पशुओं के लिए सबसे जरूरी चीज है वो घास या चारा। ऋग्वेद के प्राचीन भाग में आगे ऋग्वेद के
प्राचीन भाग में फाल का उपयोग किया गया है। ये शायद लकड़ी का बना हुआ है जिसका उपयोग फसल बुआई कटाई में किया जाता था। ऋग्वेद की जो भौगोलिक स्थिति है वैदिक सभ्यता की, पूर्व वैदिक सभ्यता जिसे हम ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कि ये जो आर्य थे ये आरा वाला एक पहिया था, उसका ये उपयोग जानते थे, क्योंकि रथों में जो प्रयोग करने वाला पहिया है ये अश्व से वो आसानी से खींच सकते, वो किसी धातु से निर्मित था। ये अभी तक प्रमाण मिले नहीं वो किस धातु से निर्मित था। तो आरे वाले पहिए का उपयोग करते थे और उस पहिए का जो हमें प्रथम बार साक्ष्य प्राप्त होता है वो 2300 ईसा पूर्व में होता है कॉक्सस नामक स्थान से। ऋग्वैदिक आर्य खेती के जानकारी उनको अच्छे से आती थी, खेती करने में उनकी रुचि थी, शायद क्यों, क्योंकि वो एक पशुपालन थे, बहुत सारे पशु साथ में रखते थे, तो उनको चारा या घास खिलाने के लिए जो, तो शायद हम कह सकते हैं इसके लिए वो खेती कर रहे थे। ऋग्वेद के प्राचीन भाग में फाल का उपयोग किया गया है। फाल यानी एक हल है, उसका उपयोग किया गया है। यह शायद लकड़ी का बना हुआ, क्योंकि अभी धातु के कोई विशेष साक्ष्य में प्राप्त हुए नहीं, तो वो लकड़ी का बना हुआ था जिसका उपयोग हम फसल बुआई और कटाई में शायद काम में इसका ले जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में गाय व सांड की चर्चा बहुत की गई है। यानी ऋग्वैदिक काल में जब गाय और सांड की इतनी चर्चा हुई है कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य रूप से पशुपालन चर्चा बहुत की गई है, जिससे मुख्य रूप से उनका पशुपालन, उनका जो मुख्य पशुपालन है वो गाय को ही कहा जाता है। पशुपालन या पशुचारक भी कहा जाता है तथा अधिकांश लड़ाइयां इसीलिए होती थी। देखो दोस्तों, उस समय जो समय था कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो बहुत पशु प्रेमी थे, और गाय और सांड की तो इतनी चर्चा हुई है कि उनका जो मुख्य पशु चारक के रूप में हमारे सामने आता है, और वहां जब अधिकांश लड़ाइयां या झगड़ा होने का आपस में कारण था वो पशुओं को लेकर था। लेकिन वर्तमान में सारी सिस्टम उल्टा है। यहाँ पर दूध सभी को चाहिए, दही सभी को चाहिए, मक्खन घी सभी, छाछ हर व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन जब गाय पालने की बात आती है ना तो सब लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। आज उस समय गायों को लेकर एक दूसरे से मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार थे पशुओं के लिए, लेकिन आज गायें बेचारी पता नहीं कहाँ घूम रही है, गलियों में क्या खा रही है, कैसी उनकी हालत है, कोई लेन देन नहीं है। तो आज हमारा जो वातावरण है, हमारा जो प्राकृतिक है, वो पहले जैसा प्राकृतिक परिवेश नहीं रहा है। तो
उस समय की बात, वैदिक काल में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उसका जो नुकसान है वो हमें ही है, क्योंकि आज हमने शुरुआत कर दी है कि गायों को गौशाला में डालना, तो उसी आधार पर हम अपने बूढ़े माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, वो भी एक प्रकार का गौशाला ही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक बात है। अब बात करेंगे आगे। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय, ऋग्वेद में प्राय युद्ध गविष्ठ, ऋग्वेद में प्राय युद्ध गविष्ठ है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती है। गाय सबसे उत्तम धन माना जाता है। गाय उस समय का सबसे उत्तम धन था। आदमी के पास धन दौलत क्या था, बच्चे परिवार कैसा था, उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन उस समय आदमी की जो हैसियत या वो धनवान गिना जाता कि उसके पास कितनी गायें हैं। लेकिन आजकल गायों से नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आदमी धनवान माना जाता है। तो ये तो बात उस समय थी जब उस समय का जो समय बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो एक दूसरे के जान के पीछे पड़े रहते हैं हम। तो गाय उस समय का उत्तम धन माना जाता था। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने के लिए खेती करते थे। ऋग्वैदिक लोग गायों को चराने के लिए खेती करते थे। मतलब गाय चराने के लिए ये लोग खेती करते थे और जमीन पर कब्जा करते करते, परंतु ये इनकी निजी संपत्ति नहीं होती। ये लोग जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन ये इनकी निजी संपत्ति नहीं है। यानी यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो गाय पालना। गाय पालने के लिए ये लोग खेती करते थे और जिस जमीन पर ये कब्जा करते थे उस जमीन को ये अपनी निजी जमीन नहीं मानते थे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार के लोग हैं, उन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि समाज या इस संस्कृति में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। वैसे ऋग्वैदिक काल में सारी बातें अच्छी अच्छी होती हैं। जैसे हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें उसका उल्टा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर गायें पाल रहे हैं, पशु पालन को महत्व दे रहे हैं, लेकिन वहां पर पशुवध को अपना महत्व देंगे। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई मात्र रथकार, बुनाईकार, शिल्पी और कुमार आदि शिल्पियों का उल्लेख है। इस प्रकार हम खे
सकते हैं कि यहाँ के लोग स्थापत्य कला की विशेष रुचि रखते थे। यानी वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनाईकार, कुम्हार जैसे शिल्पी हमारे सामने आए हैं और हम इस आधार पर कह सकते हैं कि इनका जो स्थापत्य कला है या इस संस्कृति की जो स्थापत्य कला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। तांबे या कांसे के धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब इस समय तांबे की जो वस्तुएं हैं या धातु थी या कांसे की, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, उसका अयस शब्द है। आर्यजन ये जो लोग थे शहर में नहीं रहते थे, ये लोग शहरों में निवास नहीं करते थे, बल्कि गांवों में मिट्टी के ऊंचे टीलों पर मकान बनाकर रहते थे। मतलब एक प्रकार से ये ग्रामीण संस्कृति थी। तो ऋग्वेदिक काल में शिल्पियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार से हम स्थापत्य कला की ओर विशेष रुचि रखते हैं। यहाँ में जो धातु है तांबा या कांसा, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया वो है अयस। और यहाँ के लोग शहरों में निवास नहीं करते थे क्योंकि ये एक ग्रामीण संस्कृति है। ये लोग गांवों में जब मिट्टी का ऊंचा बड़ा टीला बनाकर उस पर घर बनाकर रहते थे। स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलेंगे। तो ये हमारी भौगोलिक स्थिति थी वो पूरी हो गई है कि लोग इस प्रकार से रहते थे। स्थापत्य कला में कौन कौन से लोग रहते थे, ठीक है। पशुपालन में मुख्य पशु कौन था, खेती में करते या नहीं करते थे, फल के हल का प्रयोग किया गया वो किससे निर्मित था, इन सारी बातों पर हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और जो वर्णन यहाँ कर रहा हूँ वो ओनली फॉर परीक्षा उपयोगी है। आपको इसमें परीक्षा में पास होना है, पीएचडी नहीं करनी है। कोई बोल रहा है ना, कोई काफी जने बोलते हैं कि सर आप डीपली नहीं जाते हो। अरे डीपली जाने से क्या मतलब, आपका सिलेक्शन हुआ है क्या? तो मैं जैसा जैसा पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे वैसे मेरे साथ पढ़ते रहे। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, उससे बाद एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो हम बात करें आगे जनजाति व्यवस्था। जनजाति राज व्यवस्था मतलब इनकी जो राज व्यवस्था है क्या थी, आर्य प्रशासन तंत्र कबीला के प्रधान के हाथों में था, चलता था। आर्य प्रशासन तंत्र कबीला हाथों से चलता था। जो आर्यों का मुख्य जो प्रशासन था वो कबीलों के प्रधान, कबीलों के छोटे छोटे कबीले होते थे, उनमें एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता था। तो इनके हाथों से चलता था क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। जब आर्य के छोटे छोटे कबीले थे उसमें जो प्रधान था उसके हाथों में उनका शासन की बागडोर थी,
क्योंकि वह युद्ध का सही ढंग से संचालन करता था और राजा कहलाता था। जो युद्ध में सफल नेतृत्व करेगा वो व्यक्ति राजा कहलाता है। तो आर्यों में जो कबीले के जो प्रधान थे उसके हाथ में आर्य का प्रशासन था। अब इसमें जो प्रधान था आर्यों का प्रधान एक सरदार की तरह था, जिसके हाथों में असीमित शक्तियों का अभाव था। यानी वो एक सरदार की तरह कार्य करता था, उसके पास असीमित शक्तियां नहीं थी कि वो चाहे जो कर सकता है। उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता था तथा समिति के जो निर्णय होता उसी आधार पर वो सरदार काम करता था। समिति के विचार विमर्श के बाद ही वह कार्य करता था। यानी ये जो सरदार था ये नियुक्त होता था, एक समिति का गठन किया जाता था, उस समिति में से सबसे अच्छे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता जो युद्ध का कुशल नेतृत्व कर सके। और इनके साथ में उसको असीमित शक्तियां प्रदान नहीं की गई, क्योंकि यदि शक्तियां पूर्ण रूप से उसको दे दी जाए तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। तो समिति जैसे विचार विमर्श किसी भी कार्य पर विचार विमर्श करती थी, उस प्रकार से विचार विमर्श करने के बाद ही ये कार्य करता था। अब इसमें आगे इसका चुनाव कबीले के प्रधान का चुनाव आप समिति से किया जाता था। यह पद वंशाग जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर नहीं था। यदि समिति को लगता था कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है, उस व्यक्ति को ये अपना सरदार नियुक्त कर देते तथा ये कबीले का रक्षक कहलाता था। समिति इसको राजा नियुक्त करती थी तो ये उस प्रजा की रक्षा करता था, इसलिए इसे कबीले का रक्षक कहा गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्य प्रशासन तंत्र एक प्रधान के हाथों में चलता था, जो एक सफल युद्ध में नेतृत्व करता था उसको शपथ सौंप दिया जाता था और वह राजा कहलाता था। आर्य का प्रधान एक सरदार की तरह कार्य करता था, जिनके हाथों में असीमित शक्तियों का अभाव था। समिति के विचार विमर्श के बाद ही वो सारा कार्य करता था। इसका चुनाव कबीले में आम समिति के द्वारा किया जाता था तथा ये कबीले का रक्षक कहलाता है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे कि ऋग्वेद में कुलों के आधार पर बहुत से साधनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुलों के आधार पर बहुत से संस्था का उल्लेख मिलता है।
यानी अलग अलग कुलों के आधार पर अलग अलग प्रकार के संस्थाएं मिलती हैं, जिसमें सभा समिति विद्युत, जिसमें सभा समिति विद्युत गण, ये प्रमुख रूप से थे। कुलों के आधार पर इनकी संस्थाएं होती थी। वो कौन कौन सी हैं? सभा समिति विद्युत और गण। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ऋग्वेद में, वैदिक में स्त्रियां भी, ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों में जो मिलती है, स्त्रियां भी सभा व विद्युत में भाग लेती थी। पुरुषों के बराबर वो कार्य करती थी, सभा और समिति में भाग लेती थी। ये जो पूर्व वैदिक काल है, इसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी बताई गई, क्योंकि सभा और विद्युत में पुरुषों के साथ साथ किसी विचार विमर्श पर कार्य करना या किसी निर्णय में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी हासिल करना। फिर आता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित को माना जाता है, अतः अन्य लोगों को आर्य बनाने के लिए इनका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। और इस काल में दो महान पुरोहित थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने लोगों से गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आर्य बनाते थे। यानी जो विश्वामित्र थे उस समय एक महत्वपूर्ण पुरोहित था, वो महत्वपूर्ण पुरोहित में विशिष्ट व विश्वामित्र प्रमुख थे। उस समय दो पुरोहित थे, वो विशिष्ट और विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने एक नई चाल चली, जो लोग आर्य नहीं थे उनको आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और लिखी आज इसमें, पुरोहित के बाद शायद महत्वपूर्ण पद सेनानी का था। तो ऋग्वेद में कुलों के आधार पर बहुत सारी संस्थाएं मिलती हैं, जिसमें सभा समिति विद्युत और गण हमारे सामने आते हैं। और जो ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां थी वो भी सभा और विद्युत में भाग लेती थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था, और उस समय दो पुरोहित थे, एक तो विशिष्ट और दूसरा विश्वामित्र। विश्वामित्र ने दूसरे लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करना पड़ता था। ये एक प्रकार की परीक्षा होती थी कि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आर्य बन सकते थे। उसके बाद पुरोहित के बाद जो दूसरी जो शक्तिशाली संस्था थी या महत्वपूर्ण पद था वो सेनानी का पद था। सेनानी का पद कैसे कि युद्ध के समय काम में आने के लिए जो राजा का प्रमुख सहयोगी थे वो सेनानी थे।
और जो राजा का प्रमुख अधिकारी था वो पुरोहित होता था। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, फिर आएंगे कल आपसे मिलेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ आपको किसी भी जानकारी की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल GR स्टडी हब से जुड़ें और किसी भी प्रकार के नोट्स, बुक्स आपको और डेली टू डेली क्विज आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसको सुचारू रूप से और बेहतरीन ढंग से पेश कर सकें। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।